अगर आप एक एनआरआई हैं, भारत में आपकी कोई भी इनकम नहीं है, सिर्फ आपके कुछ फिक्स डिपॉजिट्स हैं जिन पर कि आपको इंटरेस्ट अर्न होता है, तो आपको इंडिया में अपनी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न को ज़रूर फाइल करना चाहिए। क्योंकि जो भी आपका इंटरेस्ट बैंक से मिल रहा है उस पर बैंक कुछ ना कुछ टीडीएस डिडक्ट करते हैं। साथ ही आपके जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उन पर भी आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करके आप इस सारे टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। सो वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं सीए श्वेता सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से एनआरआई अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपने इस टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज चाहते हैं या अपनी आईटीआर हमसे फाइल करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आपको अपना 26AS स्टेटमेंट और अपना AIS स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। वहीं से आपको पता चलेगा कि आपको आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं। दूसरी कुछ और भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आपको कहाँ पर मिलेंगे ये दो डॉक्यूमेंट्स। आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आप ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS क्लिक किया, टिक लगाया, प्रोसीड, व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, असेसमेंट ईयर 26-27, HTML डाउनलोड। इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो साइड में आपको एक्सपोर्ट एज PDF का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वो सारे अमाउंट दिखेंगे जिन पर आपका TDS डिडक्ट हुआ है, चाहे वो आपका FD का इंटरेस्ट हो और चाहे वो आपके फॉरेन रेमिटेंसेस हो। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तो आप जो भी TDS डिडक्ट हुआ है उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। 26AS के बाद हम देखते हैं कि AIS हमें कहाँ पर दिखता है और इसमें कौन सी इंफॉर्मेशंस डिस्प्ले होती हैं। फिर से डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, यहाँ पर AIS यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हैं, एक है समरी फॉर्म TIS और इसी का डिटेल्ड फॉर्म है AIS। हम समरी फॉर्म पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारी सारी इंफॉर्मेशंस डिस्प्ले होती हैं और ये सारी इनकम्स हमारे पैन नंबर से यहाँ पर रिपोर्ट होती हैं। डिविडेंड इनकम, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, फॉरेन रेमिटेंसेस, परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम आईटीआर की फाइलिंग करेंगे। फिर से डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया असेसमेंट ईयर 26-27, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू। आपको हमेशा स्टार्ट न्यू फाइलिंग से स्टार्ट करना है, लेकिन क्योंकि हमने आईटीआर फिल की हुई है इसलिए हम रिज्यूम कर लेंगे। एनआरआई हमेशा आईटीआर 2 की ही फाइलिंग करेंगे और इन केस आपकी बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम है इंडिया में तब आप आईटीआर 3 की फाइलिंग करेंगे। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 एनआरआई के लिए नहीं है। सबसे पहले हमें यहाँ पर इनकम हेड सेलेक्ट कर लेने हैं कि आप कौन कौन सी अपनी इनकम इंडिया में दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर सैलरी है, अगर रेंटल इनकम दिखाना चाहते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल है, अगर कैपिटल गेन दिखाना चाहते हैं तो कैपिटल गेन का शेड्यूल है। आपको दिखाना है FD का इंटरेस्ट, उसके लिए हम शेड्यूल अदर सोर्सेस को सेलेक्ट करेंगे। बाकी के जो शेड्यूल आपके केस में नहीं है, जैसे कि कैपिटल गेन है, सैलरी है, तो इन सबको आप यहाँ से अनटिक कर सकते हैं बस, और हम कंटिन्यू कर देंगे, स्किप करेंगे। सबसे पहले आप पर्सनल इंफॉर्मेशंस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप एक बार चेक कर लेंगे। फाइलिंग स्टेटस पर आ जाएंगे, सेक्शन 139(1) ही सिलेक्टेड रहेगा यहाँ पर। इसके बाद न्यू टैक्स रिजीम में जाना है आपको, तो यहाँ नो पर टिक करेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो येस पर टिक करेंगे। न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 4 लाख रुपए तक है, इसलिए अगर 4 लाख रुपए तक आपका FD का इंटरेस्ट हुआ तो आपको पूरा TDS रिफंड हो जाएगा।
लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सिर्फ 2.5 लाख तक है। इसलिए अगर आपका एफडी का इंटरेस्ट 2.5 लाख से ज़्यादा का हुआ तो आपको फुल टीडीएस रिफंड नहीं मिल पाएगा, कुछ ना कुछ उस पर टैक्सेस की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो बेटर यही रहता है कि आप न्यू टैक्स रिजीम को ही ऑप्ट करें। इसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस में नॉन रेसिडेंट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर यू वर अ नॉन रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। फिर यहाँ पर आपको अपना ज्यूरिसडिक्शन सेलेक्ट करना है, कौन सी कंट्री में आप रहते हैं। यहाँ पर आपको अपना टिन नंबर देना है, और अगर उस कंट्री में आपका टैक्स डिडक्ट नहीं होता है या टिन नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद के सारे कॉलम्स में नो कर देंगे। बैंक डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर आपको इंडिया में जो भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं वो ऐड करने हैं, और यहाँ पर आप एक एनआरओ अकाउंट को भी ऐड करेंगे। कंफर्म कर दिया। इसके बाद आता है कैपिटल गेन का शेड्यूल, जो हमारे केस में नहीं है। शेड्यूल अदर सोर्सेस पर आ जाएंगे। क्योंकि हमें सिर्फ एफडी का इंटरेस्ट दिखाना है, इसीलिए हम यहाँ ग्रॉस इनकम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारी इनकम्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जो कि हमारे एआईएस से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अगर ये इनकम्स सही हैं तो हम नीचे कंफर्म करेंगे, और अगर यहाँ पर अमाउंट कम है तो हम यहाँ एडिट पे क्लिक करके इन अमाउंट्स को चेंज भी कर सकते हैं। नीचे कंफर्म कर दिया। अदर सोर्सेस के बाद हमें शेड्यूल SI इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट्स, इस वाले शेड्यूल को ओपन करना है और कंफर्म करना है। इसके बाद आता है शेड्यूल पार्ट B TI टोटल इनकम, यहाँ पर ओपन करेंगे। इसमें आपकी टोटल इनकम डिस्प्ले होती है। आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो भी इनकम दिखाई है वो यहाँ पर आपको दिख रही है। कैपिटल गेन्स में अगर कुछ दिखाया है तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसका टोटल यहाँ पर आएगा 9th नंबर पॉइंट में, ग्रॉस टोटल इनकम। कंफर्म कर देंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल आता है वो है टैक्सेस पेड, यानी कि टीडीएस का शेड्यूल। TDS 1 ये सैलरी का शेड्यूल है, जो कि आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। हमें लेना है एफडी का TDS, इसलिए हम सेकेंड वाले TDS 2 पर जाएंगे। यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पर आपको सारी TDS की एंट्रीज मिलेंगी जो कि आपके फॉर्म 26 AS में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। आपको बस करना है अपने 26 AS से इस अमाउंट को आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि सारी एंट्रीज प्रॉपर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अगर सब सही है, टोटल भी कंफर्म्ड है, तो आप इसको नीचे कंफर्म कर देंगे। लास्ट शेड्यूल आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इसमें टैक्सेस देख सकते हैं आप। यहाँ सेकंड नंबर पॉइंट में शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी नॉर्मल इनकम पर कितना टैक्स बना है, आपकी स्पेशल इनकम जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म है तो उस पर कितना टैक्स बना है, वो सब यहाँ पर डिस्प्ले होता है। 17th नंबर पॉइंट में आपका रिफंड का अमाउंट आ जाएगा कि कितना पैसा आपको एज अ रिफंड मिल रहा है। कंफर्म कर दिया। इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, टिक लगाएंगे, नीचे कंफर्म करेंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, यहाँ पे प्रीव्यू देख लेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन, वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपको आधार OTP से E-वेरीफाई करना है। अगर आपके पास आधार OTP नहीं आती है तो आप नेट बैंकिंग से भी इसका E-वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और अगर आप अभी E-वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं तो आप E-वेरीफाई लेटर पर भी क्लिक कर सकते हैं, और इसके बाद आपको 30 डेज का टाइम दिया जाता है E-वेरिफिकेशन के लिए। 30 डेज के अंदर अगर आप E-वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपका ITR इनवैलिड हो जाता है और फिर आपको दोबारा से अपनी फाइलिंग करनी पड़ सकती है। E-वेरीफाई लेटर पर क्लिक किया, कंटिन्यू किया, फिर से कंटिन्यू, सबमिट। मैसेज आ जाएगा सबमिटेड सक्सेसफुली, प्रोसीड किया। ये हमारा ITR यहाँ पे सबमिट हो गया है। यहाँ पर जो हम डाउनलोड करेंगे ITR-V, इसमें आपको अपनी इनकम्स की डिटेल दिखाई नहीं देंगी क्योंकि अभी E-वेरिफिकेशन नहीं हुआ है।
अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है, ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, व्यू फाइल्ड रिटर्न्स। यहाँ पर हमने अभी जो अपनी ITR अपलोड की वो डिस्प्ले हो गई है। अब मान लेते हैं कि हमें लगता है कि ये हमारी ITR गलत अपलोड हो गई और इसे हम कैंसिल करना चाहते हैं, तो हम इसे कैंसिल कैसे करेंगे? इनकम टैक्स रिटर्न्स, ई वेरीफाई रिटर्न पर जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर हमें लगता है कि ITR सही है तो हम ई वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे तो आधार OTP से और चाहे नेट बैंकिंग से। और अगर हमें इसे कैंसिल करना है तो हम डिस्कार्ड पर क्लिक करेंगे। आप येस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ITR परमानेंटली इस डेटाबेस से डिस्कार्ड हो जाएगी और फिर आपको दोबारा से फिर से वैसे ही फाइलिंग करनी है जैसे हमने स्टार्टिंग से पूरा प्रोसेस देखा है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा और आपने सीख लिया होगा कि आपको कैसे अपने FD का TDS एज अ रिफंड क्लेम करना है। ITR फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।